हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू अनलॉक जीएस एकेडमी। चलिए स्टार्ट करते हैं सितंबर मंथ का 14 सेशन, जिसमें हम न्यूज़पेपर की एग्ज़ाम ओरिएंटेड इंपॉर्टेंट न्यूज़ को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के थ्रू कवर करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं आज हम कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं। प्रीवियस 86 टॉपिक हम प्रीवियस 13 सेशन में कवर करा चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम देखेंगे CRISPR-Cas9 टेक्नोलॉजी के बारे में, देन हम बात करेंगे फिनटेक इंसेंटिव स्कीम के बारे में, देन जानेंगे विंडफॉल टैक्स क्या होता है, देन देखेंगे एक साउथ की एक इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी अराथू पूजा बेलियोद्दा पैनिकर जी के बारे में। एक मैप बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जिसमें आज हम अरालसी के बारे में डिस्कस करेंगे। एक ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड क्वेश्चन भी देखेंगे जिसमें आज हम न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है CRISPR-Cas9 टेक्नोलॉजी के बारे में, जिसमें आपके सामने 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। इसमें से आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया है कि क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स यानी कि CRISPR एक जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी है जो रेप्लिकेट करती है नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म इन बैक्टीरिया टू फाइट वायरस अटैक्स। सेकेंड स्टेटमेंट में कहा गया है कि सिकल सेल एनीमिया इज़ द फर्स्ट डिसीज है दैट इज़ बीइंग टारगेटेड टू द CRISPR बेस्ड थेरेपी इन इंडिया। थर्ड स्टेटमेंट में कहा गया है कि इट यूजली इन्वॉल्व्स द इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू जीन और अ सपरेशन ऑफ एन एग्जिस्टिंग जीन। तो इसमें आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट एंड थर्ड स्टेटमेंट तीनों ही करेक्ट है, इसलिए जो इसका आंसर हो जाएगा D 1, 2 एंड 3। चलिए जान लेते हैं इसके बारे में। अभी रिसेंट कॉन्टेक्स्ट में क्या हुआ, इंडिया ने अप्रूव किया है 5 ईयर प्रोजेक्ट टू डेवलप क्लस्टर रेगुलरली इंटरस्पेस शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स यानी कि CRISPR टू क्योर सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया इज द फर्स्ट डिसीज है दैट इज बीइंग टारगेटेड फॉर CRISPR बेस्ड थेरेपी इन इंडिया। अभी इसका प्री क्लिनिकल फेज चल रहा है, ट्रायल्स एंड एनिमल सब्जेक्ट इज अबाउट टू बिगिन, ये स्टार्ट हो चुका है। CRISPR टेक्नोलॉजी के बारे में जान लेते हैं। जो क्लस्टर रेगुलरली इंटरस्पेस शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स यानी कि CRISPR एक जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी है जो कि रेप्लिकेट करती है नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म इन अ बैक्टीरिया टू फाइट वायरस अटैक्स यूजिंग अ स्पेशल प्रोटीन कॉल्ड, प्रोटीन का नाम क्या है, Cas9। प्रोटीन का नाम ये Cas9 है। इट यूजली इन्वॉल्व्स द इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू जीन और सपरेशन ऑफ एन एग्जिस्टिंग जीन, मतलब एग्जिस्टिंग जीन में ही इंट्रोड्यूस किया जाता है न्यू जीन को और उसको सप्रेस किया जाता है थ्रू अ प्रोसेस डिस्क्राइब द जेनेटिक इंजीनियरिंग। लेकिन CRISPR-Cas9 टेक्नोलॉजी में इन्वॉल्व नहीं होता इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू एनी जीन फ्रॉम द आउटसाइड, मतलब बाहर से किसी जीन को नहीं लेके आते, एग्जिस्टिंग जीन को ही उसमें इंट्रोड्यूस किया जाता है। इसके अलावा जो CRISPR-Cas9 टेक्नोलॉजी है ये डिस्क्राइब की जाती है एक जेनेटिक सीसर के रूप में भी। ये एक कंप्यूटर प्रोग्राम में जैसे कट, कॉपी, पेस्ट, फाइंड और रिप्लेस जो फंक्शनलिटी होती है उससे इसको कंपेयर किया जाता है। इसमें जो बैड स्ट्रेच होता है DNA सीक्वेंस का, उस जो कि कॉज होता है डिसीज़ और डिसऑर्डर का, उसको कट किया जाता है, रिमूव किया जाता है, देन उसको रिप्लेस और फिर करेक्ट सीक्वेंस उसके अंतर्गत रिप्लेस कर दिया जाता है। इसमें जो टूल यूज होता है फॉर अ बायोकेमिकल स्पेसिमेन प्रोटीन होता है उसमें, जो कि RNA मॉलिक्यूल्स होते हैं इसके अंतर्गत। जो टेक्नोलॉजी है रेप्लिकेट करती है नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म इन सम बैक्टीरिया जो यूज करते हैं सिमिलर मेथड टू द प्रोटेक्ट इटसेल्फ फ्रॉम द वायरस अटैक। इसके बारे में देख लेते हैं। इसमें राइट जीन को टारगेट करने के लिए साइंटिस्ट जो हैं इंजीनियर करते हैं अ पीस ऑफ RNA जो कि मैच करता है जो DNA जिसको हम एडिट करना चाहते हैं, जिसको हम गाइड RNA भी इसके अंतर्गत बोला जाता है। इसके बाद उस गाइड RNA की इंस्ट्रक्शन पर जो Cas9 जो प्रोटीन होता है वह बाइंड हो जाता है उस पीस ऑफ DNA पर और फिर उसके बाद वह टेम्परेली उसको अनवाइंड कर देता है तो सेक्शन ऑफ द DNA को। इसके बाद जो गाइड RNA जो मैच होता है DNA के साथ उसको Cas9 एंजाइम के द्वारा कट कर दिया जाता है फॉर बोथ स्ट्रेचेस ऑफ द DNA डबल हेलिक्स। उसके बाद जो DNA जो फ्रेगमेंटेड DNA जो होता है उसको जो Cas9 के द्वारा काटा गया होता है उसको रिपेयर किया जाता है, फिर देन उसको बॉडी के अंतर्गत फिर से इंट्रोड्यूस उसके अंतर्गत किया जाता है। जब DNA को जब इसमें ब्रोकन करते हैं विद द हेल्प ऑफ Cas9 तो उसकी जो नेचुरल टेंडेंसी होती है वह होती है रीअटैच और हील इटसेल्फ।
और यदि ये हील इटसेल्फ का मैकेनिज्म यदि जारी रहता है तो बैड जीन फिर से रीग्रो हो सकता है। तो इसके लिए साइंटिस्ट इसमें इंटरवीन करते हैं और ऑटो रिपेयर प्रोसेस को जो ये सप्लाई करते हैं द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द जेनेटिक कोड। और इस तरीके की जो एंटायर जो प्रोसेस होती है वो प्रोग्रामेबल होती है, जिसमें किसी तरीके की कोई एरर नहीं होती। इसके बाद हम इसके सिग्निफिकेंस के बारे में जान लेते हैं कि ये इस टेक्नोलॉजी के सिग्निफिकेंस क्या हैं। सिग्निफिकेंस इसके अंतर्गत फर्स्ट सिग्निफिकेंस ये है कि ये स्पेसिफिक ट्रीटमेंट कर देता है, स्पेसिफिक ट्रीटमेंट ऑफ जीन, स्पेसिफिक ट्रीटमेंट जो जेनेटिक प्रॉब्लम होती है उसको करेक्ट कर देता है। साथ ही साथ हर एक जो डिसीज होती है उसके लिए डिफरेंट केसेस में डिफरेंट जीन्स को इसमें एडिट करना पड़ता है, तो वह स्पेसिफिकली उसको ट्रीट करने का ये काम करता है। सेकंड में ये परमानेंट क्योर कर देता है, जो भी जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं उनको ये परमानेंटली क्योर कर देता है, जैसे कि सिकल सेल एनीमिया या कलर ब्लाइंडनेस हो या कोई हेरिडिटरी डिसीज़ हैं, डायबिटिक प्रॉब्लम, HIV, हार्ट एंड लीवर डिसीज़ को ये क्योर करने का काम करता है। इसके बाद हम देख लेते हैं सिकल सेल एनीमिया को। हमारा जो ब्लड होता है इसमें 3 कंपोनेंट होते हैं। फर्स्ट प्लाज्मा, सेकंड RBC जिसको अर्थ्रोसाइट्स भी बोला जाता है, एंड एक होता है WBC वाइट ब्लड सेल जिसको ल्यूकोसाइट्स भी बोला जाता है। जो RBC होता है वह बॉडी के अंदर का ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाने का काम करता है और हर एक पार्ट में, बॉडी के हर एक पार्ट में ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करता है, जिससे बॉडी को ऑक्सीजन मिलती है। इसमें जो नॉर्मल जो रेड ब्लड सेल रहते हैं वह राउंड एंड एक फ्लेक्सिबल होते हैं। अब हम सिकल सेल एनीमिया के रूप में देख लेते हैं। ये इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर है जो अफेक्ट कर देता है रेड ब्लड सेल्स को, जो कि एक राउंड एंड फ्लेक्सिबल होते हैं, लेकिन ये जो कि स्मॉल ब्लड वेसल्स में आसानी से ऑक्सीजन को डिलीवर करते रहते हैं। लेकिन सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, ये जो राउंड एंड फ्लेक्सिबल जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो क्रिसेंट शेप में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये राउंड एंड फ्लेक्सिबल है जो कि क्रिसेंट शेप में ये कन्वर्ट हो गए, जो कि स्मॉल ब्लड वेसल्स में जिनको स्मूथली फ्लो होते थे, ये जो राउंड एंड फ्लेक्सिबल वो क्रिसेंट इस तरीके से उस ब्लड वेसल्स में फंस जाते हैं, जो कि क्रिएट करते हैं पेनफुल कॉम्प्लिकेशंस। और ये जो ब्लड की जो स्मूथली सप्लाई हो रही थी उसको रोकते हैं। इसके अलावा इसमें कई सारे सीरियस हेल्थ इशू इससे जनरेट होते हैं। तो ये हमने देखा सिकल सेल एनीमिया के बारे में, डिसीज़ के बारे में। देन हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है फिनटेक इंसेंटिव स्कीम्स के बारे में, जिसमें आपके सामने 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। इसमें आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया है कि RBI ने लॉन्च की है स्कीम टू प्रोवाइड द फाइनेंशियल सपोर्ट टू द फिनटेक एक्टिविटीज़ के लिए, फिनटेक इंसेंटिव स्कीम को। सेकेंड स्टेटमेंट में कहा गया है कि इसका एम है टू प्रमोट अ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द वर्ल्ड क्लास फिनटेक सेंटर्स एट अ गिफ्ट सिटी गुजरात। तो इसमें आपको करेक्ट स्टेटमेंट इसमें फाइंड आउट करना है। तो इसमें देख लेते हैं जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वह इनकरेक्ट है, क्योंकि इसको जो लॉन्च किया गया है वह लॉन्च किया गया है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी के द्वारा, जो कि गिफ्ट सिटी गांधीनगर में है। सेकेंड स्टेटमेंट इसमें बिल्कुल करेक्ट है, तो इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा B2 ओनली। इसके बारे में अदर फैक्ट्स और देख लेते हैं। इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी के द्वारा ये लॉन्च की गई है स्कीम, फिनटेक इंसेंटिव स्कीम। ये प्रमोट करेगा इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द वर्ल्ड क्लास फिनटेक सेंटर्स इन अ गिफ्ट सिटी गांधीनगर गुजरात में। इसमें इंसेंटिव्स दिए जाएंगे, ग्रांट्स फॉर द स्टार्टअप्स, प्रूफ ऑफ कंसेप्ट, सैंडबॉक्स, ग्रीन फिनटेक है, एक्सलेटर ETC। एंड फिनटेक जो है वो एक्रोनिम है फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी का। एक टर्म यूज की जाती है फॉर डिस्क्राइब एनी न्यू टेक्नोलॉजी जिसका एम हो इम्प्रूव एंड ऑटोमेट द यूज एंड डिलीवरी ऑफ द फाइनेंशियल सर्विसेज। इसके बाद हम इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस सेंटर के बारे में जान लेते हैं। इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस सेंटर कैटर करता है कस्टमर जो कि आउटसाइड द जुरिसडिक्शन ऑफ द डोमेस्टिक इकोनॉमी।
इसके अलावा जो सच सेंटर्स है डील विद द फ्लो ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स एंड सर्विस अक्रॉस द बॉर्डर। अभी करेंटली गिफ्ट IFSC सेंटर हमारा जो इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस सेंटर है ओनली इन इंडिया, ये ओनली फाइनेंशियल सर्विस सेंटर है इन इंडिया। इसमें जो ग्रीन फिनटेक के बारे में बात की गई है उसके बारे में और देख लेते हैं। ये एक फाइनेंशियल प्रोडक्ट होता है जो डिप्लॉय करता है कंसिडरिंग द एनवायरमेंटल फैक्टर। इस तरीके के फाइनेंशियल प्रोडक्ट को ये डिप्लॉय करता है फॉर कंसिडरिंग द एनवायरमेंटल फैक्टर। एंड जिसमें जो सैंडबॉक्स की बात की गई है, जैसे कि नए इनोवेटर हैं या नए टेस्टर्स हैं, उनको रियल टाइम बेसिस एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराता है जिसको वे मिमिक कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट के अंतर्गत। ये था फिनटेक इंसेंटिव स्कीम के बारे में। देन अभी जुलाई 2022 में, जुलाई 2022 में प्राइम मिनिस्टर के द्वारा गिफ्ट सिटी में ही एक इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज को शुरू किया गया। अभी तक क्या होता था, कुछ ही बैंक्स या नॉमिनेटेड एजेंसी को ही अलाउ किया था RBI ने फॉर इम्पोर्ट फॉर गोल्ड एंड सेल इट टू द ज्वेलर्स एंड अदर डीलर्स को। लेकिन अब इसमें एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया रख दिया गया है जिससे वह अगर वो क्राइटेरिया फुलफ़िल करता है तो वह कोई भी गोल्ड इंपोर्ट कर सकता है, साथ ही साथ उसको सेल कर सकता है टू द डीलर्स एंड द ज्वेलर्स। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन विंडफॉल टैक्स के बारे में है। इसमें आपके सामने 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं जिसमें से आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया है कि द विंडफॉल टैक्सेस है आर डिजाइन टू टैक्स द प्रॉफिट ऑफ अ कंपनी derives फ्रॉम एन एक्सटर्नल समटाइम्स अनप्रेसिडेंटेड इवेंट्स। सेकेंड स्टेटमेंट में कहा गया है कि इट इज़ जनरली लिवाइड एज वन ऑफ टैक्स रेट्रोस्पेक्टिवली ओवर एंड लोअर द नॉर्मल रेट्स ऑफ टैक्स ऑन सच प्रॉफिट्स। तो इसमें आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। चलिए देख लेते हैं जो इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट इसका करेक्ट है, ये ऐसी कंपनी पे लगाया जाता है कि जो कि एक्सटर्नल अनप्रेसिडेंट इवेंट्स के कारण कंपनी का प्रॉफिट हुआ हो। सेकंड में जो बात की गई है कि ये जनरली डिवाइड किया जाता है फॉर रेट्रोस्पेक्टिवली, जो लोअर नहीं बल्कि ये हायर होता है द नॉर्मल रेट्स। तो इसमें सेकंड स्टेटमेंट इसका रॉन्ग हो जाएगा, तो इसलिए इसका जो आंसर है वो A1 ओनली है। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में। जो विंडफॉल टैक्सेस है डिज़ाइन किया जाता है टैक्स द प्रॉफिट अ कंपनी डिराइव फ्रॉम एन एक्सटर्नल समटाइम्स जो अनप्रेसिडेंट इवेंट्स होते हैं। फॉर इंस्टेंसेस हम देख सकते हैं एनर्जी प्राइस राइज हो गया रिजल्ट ऑफ द रशियन यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के कारण। इस तरीके के अनप्रेसिडेंट इवेंट्स में जब कंपनियों का फ़ायदा होता है तो उस पर ये उस प्रॉफिट पर ये टैक्स लगाया जाता है। इट इज़ जनरली लिवाइज एंड वन ऑफ टैक्स रेट्रोस्पेक्टिवली, मतलब ये पीछे की डेट से इसको इम्प्लाई किया जाता है। एबव द ये नॉर्मल रेट से एबव होता है ऑन सच प्रॉफिट्स। इसके अलावा इसका पर्पज़ है टू रीडिस्ट्रीब्यूट द एक्सेस प्रॉफिट जो उनको हुआ है अनप्रेसिडेंट इवेंट के कारण इन वन एरिया फॉर द ग्रेटर सोशल गुड्स। इसके अलावा इनहेरिटेंस टैक्स और टैक्स ऑन लॉटरी और गेम्स को भी हम एक तरीके से कंसिडर कर सकते हैं विंडफॉल टैक्स के रूप में। इसके अलावा जो अभी हम देख लेते हैं, जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ कांग्रेशनल रिसर्च सर्विस ने इसको इस तरीके से डिफाइन किया है कि जो विंडफॉल है एज एन अनअर्न अनएंटिसिपेटेड गेन इन इनकम थ्रू नो एडिशनल एफर्ट टू द एक्सपेंस, मतलब बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के वो इनकम अर्न कर ली गई हो तो उस पर टैक्स लगाना विंडफॉल टैक्स है। जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर हैं जैसे कि सेल क्रूड ऑयल टू द डोमेस्टिक रिफाइनरी एट द इंटरनेशनल पैरिटी प्राइस दस मेकिंग द विंडफॉल उनको गेंस हो जाता है। जैसे एग्जांपल अभी देखते हैं, ONGC ने रिपोर्ट किया था बम्पर प्रॉफिट इन मार्च क्वार्टर व्हेन इंटरनेशनल प्राइस ये बढ़ गए थे कितने 139 पर बैरल 14 ईयर के हाई पे थे। UN चीफ ने अर्ज किया है ऑल गवर्नमेंट से कि ये एक्सेसिव प्रॉफिट पर टैक्स लगाएं एंड यूज दिस फंड्स टू द सपोर्ट द मोस्ट वल्नरेबल पीपल थ्रू द दीज डिफ़िकल्ट टाइम्स। इंडिया के अलावा भी कई कंट्री इस तरीके के टैक्स इम्पोज कर रही हैं। इटली, जर्मनी एंड यूनाइटेड किंगडम इस तरीके के टैक्स इम्पोज इनके द्वारा किए जा रहे हैं। ये टैक्स इसलिए लगाए जा रहे हैं क्योंकि वर्ल्ड मार्केट में ऑयल, गैस एंड कोल के जो प्राइजेस हैं उनमें शार्प इंक्रीज हुआ है, जो कि एनर्जी कंपनीज़ के लिए तो प्रॉफिट जनरेट कर रहा है, लेकिन जो हाउस होल्ड्स हैं उनको
हैप्टी इलेक्ट्रिसिटी बिल्स पे करने पड़ रहे हैं, तो इसके कारण से ये इसको रीडिस्ट्रीब्यूट किया जा सके, इसके लिए ये विंडफॉल टैक्स इम्पोज किए जा रहे हैं। ये था विंडफॉल टैक्स के बारे में। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन साउथ की एक इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी के बारे में है, जिसमें अराथुपूजा बेलियुद्दा पेनिकर जी के बारे में 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, जिसमें से आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया है कि जब पेनिकर वॉज द वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिगर थे रिफॉर्मेशन मूवमेंट इन तमिलनाडु। सेकेंड में कहा गया है कि ही वॉज गिवन द टाइटल ऑफ पेनिकर बाय द किंग ऑफ ट्रावनकोर इन 1869। थर्ड स्टेटमेंट में कहा गया है कि ही इज आल्सो द एस्टेब्लिश द फर्स्ट कथकली योगम फॉर द एजावा कम्युनिटी इन 1861। तो इसमें से आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट जो दिया गया है, ये तमिलनाडु की फेमस पर्सनैलिटी नहीं, बल्कि ये केरला की फेमस पर्सनैलिटी थे। तो इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है, सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, थर्ड स्टेटमेंट भी इसमें करेक्ट है। तो इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा C 2 and 3 ओनली। चलिए जान लेते हैं इनके बारे में अदर फैक्ट्स। अराथुपूजा बेलियुद्दा पेनिकर, यह भी रिसेंटली क्या हुआ है, एक मलयालम फिल्म लॉन्च हुई है पाथोनपट्टम नोथांडू, 19th सेंचुरी बोला जाता है नोथांडू को, इज बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ अराथुपूजा बेलियुद्दा पेनिकर पर, जो कि एक सोशल रिफॉर्मर थे फ्रॉम द एजावा कम्युनिटी इन केरला हु लिव्ड इन द 19th सेंचुरी। इनके बारे में जान लेते हैं। जो पेनिकर वो थे, वो वॉज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिगर थे इन द रिफॉर्मेशन मूवमेंट इन द स्टेट केरला। ही चैलेंज द डोमिनेशन ऑफ द अपर कास्ट और सवर्णास, ब्रॉट अबाउट द चेंजेस इन द लाइफ्स ऑफ द बोथ मैन एंड वुमेन। इनके कॉन्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। एक अच्छी पुदाबा समरम स्ट्राइक इन्होंने की, जो ऑपरेस्ड ग्रुप की जो वुमेन्स थी उनके लिए लोअर गारमेंट्स जो कि एक्सटेंड करते थे बियॉन्ड द नीज, उसको अर्न करने के लिए। देन सेकंड इन्होंने एथापू समरम, जो बैकवर्ड क्लास की जो वुमेन थी उनके लिए अपर बॉडी क्लॉथ्स के लिए इन्होंने स्ट्रगल किया। देन मुखूती समरम, जो लोअर कास्ट की जो वुमेन थी उनके लिए मुखूती यानी जो नोज रिंग होती है उसका पहनने का उनके लिए राइट्स के लिए उन्होंने संघर्ष किया। ये स्ट्रगल्स एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किए फॉर चैलेंजिंग द सोशल ऑर्डर इन रेजिंग द डिग्निटी ऑफ द वुमेन बिलोंगिंग टू द लोअर स्ट्राटा ऑफ द सोसाइटी इन पब्लिक लाइफ। इसके अलावा इनके अदर कॉन्ट्रीब्यूशन के बारे में देख लेते हैं। ही ऑल्सो एस्टेब्लिश द फर्स्ट कथकली योगम, ये एरिया बेस्ड स्कूल था फॉर द क्लासिकल डांस फॉर कथकली फॉर द एजावा कम्युनिटी। कब इन्होंने इस्टेब्लिश किया था? 1861 में इन्होंने इस्टेब्लिश किया। विच लेड टू द कथकली परफॉर्मेंस बाय द एजावास एंड अदर बैकवर्ड कम्युनिटीज। एंड ही वॉज गिवन द टाइटल ऑफ पेनिकर इनको जो टाइटल दिया गया था वो दिया था किंग ऑफ त्रावनकोर इन 1869 में। इन 2005 में केरला गवर्नमेंट ने इनॉग्रेट किया अर्थपूजा बेनियादुर पेनिकर रिसर्च फाउंडेशन एंड कल्चरल सेंटर इन तिरुवनंतपुरम में। इसके अलावा जो पोथन पत्तो जो फिल्म है उसमें एक और सोशल रिफॉर्मर हैं, एक नंगेली करके एक एजावा वुमेन थी जिन्होंने जो 19th सेंचुरी में जो अलापूजा में रहती थी, इन्होंने अपने ब्रीस्ट काट लिए थे फॉर प्रोटेस्ट द ब्रीस्ट टैक्स इम्पोज्ड बाय द किंगडम ऑफ त्रावनकोर ऑन वुमेन बिलोंगिंग टू द लोअर कास्ट। ये थे पेनिकर जी की फ़ोटो आप देख सकते हैं। इसके अलावा एक एजावा कम्युनिटी से संबंधित एक महत्वपूर्ण आंदोलन और है श्री नारायण गुरु धर्म परिपालना आंदोलन, उसके बारे में और देख लेते हैं। ये जो आंदोलन हुआ था दलित कम्युनिटी वर्सेस ब्राह्मण्स के बीच में, जो सवर्ण थे उनके बीच में, जो दलित थे वह थे आपके एजावास, जो कि केरला की सबसे बड़ी कास्ट थी। और ये काम क्या करते थे, ये ताड़ी बाइन ये कलेक्ट करने का ये काम किया करते थे। इस जो आंदोलन को लीड किया गया वह नारायण गुरुजी के द्वारा किया गया इन 1888 में। नारायण गुरु ने शिवरात्रि पर केरल के अरूबीपुरम में
अरूबीपुरम में एक शिव जी की प्रतिमा स्थापित की और जो ब्राह्मणों का जो एकाधिकार था पूजा करने का, उसको उन्होंने चुनौती दी। इसके अलावा उन्होंने 1889 में अरूबीपुरम योगम संस्था की भी स्थापना की, जिसका काम था कि एजावास जो कम्युनिटी है उनकी भौतिक प्रगति के लिए मदद की जाए। श्री नारायण गुरु धर्म परिपालना के निर्माण में डॉक्टर पलुपु के भी प्रयास भी महत्वपूर्ण थे। इसके अलावा जो अरूबीपुरम योगम था, ये कई प्रयास करता था, जैसे कि शिक्षा संस्थाओं में जो एजावा जाति के जो छात्र हैं उनका प्रवेश कराया जाए, सरकारी सेवाओं में उनकी नियुक्ति की जाए, उनके लिए राजनीतिक पद प्राप्ति के प्रयास किए जाएं, साथ ही साथ मंदिरों में प्रवेश आंदोलन भी इनके द्वारा किए जाते थे। इसके अलावा ये आगे जो आंदोलन हुए, जो मंदिर प्रवेश आंदोलन हुए, उसका एक प्रेरणा स्रोत भी बना, जिसमें हम सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन था 1924 का बायकोम सत्याग्रह, जो कि केपी केशव के द्वारा लीड किया गया था। केपी केशव के द्वारा ये कौन सा था? बायकोम, ये था बायकोम। चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक मैप बेस्ड क्वेश्चन है, जिसमें बात की गई है कि ये अराल सी से किस कंट्री की बाउंड्री लगती है। इसमें 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान। इसमें से आपको करेक्ट कोड के द्वारा इसको फाइंड करना है, करेक्ट आंसर को। तो इसका चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट कजाकिस्तान एंड थर्ड उज्बेकिस्तान अराल सी को टच करती हैं, ये 2 ही कंट्री हैं जो इसको टच करती हैं। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 1 and 3 ओनली। चलिए जान लेते हैं इसके बारे में फैक्ट्स। जो अराल सी है ये कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के ये बॉर्डर पे लगता है, ये अराल सी। इसमें जो सीर दरिया है और इसकी एक एमू दरिया है, ये अराल सी को फिल करने का ये काम करती हैं। सीर दरिया एंड एमू दरिया, ये 2 रिवर हैं। इसके अलावा अराल सी जो पिछले कुछ वर्षों में अराल सी ये 4th लार्जेस्ट लेक है। इट प्रोड्यूस द 1000 टन ऑफ फिश फॉर द लोकल कम्युनिटी इकोनॉमी एनुअली। सिंस द 1900 ये अराल सी विन सिंकिंग इन द अर्ली 1900। It was providing a bell for important ecosystem service to communities, including fishing stocks and preservation of the surrounding water and soil quality। जो ये लगातार जो श्रिंक होता जा रहा है अराल सी, उसके पीछे फैक्टर क्या है? इन द 1920 सोवियत यूनियन ने जो लैंड थी उज्बेक एसएसआर की, उसको कॉटन प्लांटेशन के रूप में कन्वर्ट कर दिया और उसके इरिगेशन कैनाल के रूप में जो अराल सी के जो सोर्स ऑफ वाटर हैं उनको इन्होंने इरिगेशन कैनाल के रूप में कन्वर्ट कर दिया इन द मिडिल ऑफ द प्लेटू ऑफ द रीजन। और जो एमू दरिया और सीर दरिया रिवर के जो वाटर था वो इन इरिगेशन कैनाल में ट्रांसफ़र किया जाने लगा, जिसके कारण से अराल सी का श्रिंकिंग होने लगा। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज एंड ह्यूमन एक्टिविटी के द्वारा भी इसके जो एग्जिस्टेंस पर थ्रेट है। इसके अलावा जो सोवियत यूनियन है उसने जो कॉटन क्रॉप्स को ज़्यादा तवज्जो दिया, किसकी अपेक्षा? जो अराल सी की जो फिशिंग इकोनॉमी थी उसके कंपैरिजन में, जो कि वहाँ की जो रीजनल इकोनॉमी थी, वहाँ की बैकबोन थी ये जो फिशिंग इकोनॉमी थी। चलिए देख लेते हैं, ये था अराल सी के बारे में। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन एक ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड क्वेश्चन है, जिसमें न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में एक क्वेश्चन दिया गया है। इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया है कि जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है ये सेट किया गया था बाय द एपेक। सेकंड में कहा गया है कि इसका जो हेडक्वार्टर है न्यू डेवलपमेंट बैंक का वह संगाई में है। इसमें आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि ये एपेक के द्वारा नहीं बल्कि ब्रिक्स के द्वारा इसको फॉर्म किया गया था। सेकंड जो स्टेटमेंट है इसका जो हेडक्वार्टर है वह संघाई में है, तो ये आपका करेक्ट स्टेटमेंट है। तो इसके लिए जो इसका आंसर हो जाएगा B2 ओनली। चलिए जान लेते हैं इसके बारे में अदर फैक्ट्स। जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है ये फॉर्म्ड हुआ था
ये किया गया था एज अ ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक के रूप में इसको रेफर किया जाता है। एक मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक है इस्टेब्लिश बाय द ब्रिक्स स्टेट के द्वारा, जिसमें ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका है। इसका जो बैंक का जो हेडक्वार्टर है वह चाइना में है। जो 6th ब्रिक्स समिट हुई थी इन फोर्टालेजा 2014 में, न्यू डेवलपमेंट बैंक उसी डिक्लेरेशन के तहत इसको इस्टेब्लिश किया गया था टू स्ट्रेंथन कॉपरेशन अमंग द ब्रिक्स एंड सप्लीमेंट द एफर्ट ऑफ मल्टीलेटरल एंड रीजनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर द ग्लोबल डेवलपमेंट। इसके अलावा जो इसकी जो इनिशियल ऑथराइज्ड कैपिटल रखी गई है वह $100 बिलियन रखी गई है, विथ एन इनिशियल जो सब्सक्राइब कैपिटल थी वह थी $50 बिलियन, जो कि इक्वली शेयर किया गया था बाय द 5 कंट्री, मतलब $10 बिलियन ईच कंट्री। इसके अलावा हम ब्रिक्स के बारे में भी देख लेते हैं। ब्रिक्स ये एक्रोनिम है फॉर द ग्रुपिंग ऑफ द वर्ल्ड्स लीडिंग इमर्जिंग इकोनॉमीज, जो कि कौन कौन सी हैं? ब्राज़ील है, रशिया है, इंडिया है, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। इन 2001 में द ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे जिम ओ'नील, उनने इस टर्म को कॉइन किया था ब्रिक को टू डिस्क्राइब द 4 इमर्जिंग इकोनॉमीज। इमर्जिंग इकोनॉमी कहा जाता है ना, जैसे कि ब्राज़ील, रशिया, इंडिया एंड चाइना। द ग्रुपिंग वॉज फॉर्मलाइज्ड हुआ ड्यूरिंग द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द ब्रिक फॉरेन मिनिस्टर इन 2006 में। जो साउथ अफ्रीका था वो इनवाइट किया गया टू जॉइन द ब्रिक इन दिसंबर 2010 में। आफ्टर बिच द ग्रुप को एडॉप्ट कर लिया गया ब्रिक्स के रूप में। अगर हम शेयर की बात करें तो ब्रिक्स के जो 5 और द लार्जेस्ट डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं इन द वर्ल्ड, जो रिप्रेजेंट करती है 41% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन, 21% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी एंड 16% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड। इसका जो चेयरमैनशिप है ऑफ द फोरम जो रोटेट होती है एनुअली एमंग द मेंबर इन अकॉर्डिंग्स विद द एक्रोनिम ब्रिक्स। इंडिया ने अभी 2021 में इसको चेयर किया था। इसकी कंट्री के बारे में देख लेते हैं। ब्राज़ील, यहाँ पर साउथ अमेरिका में, रशिया, चाइना, इंडिया ये आपके एशिया से, और ये आपके अफ्रीका से है साउथ अफ्रीका। इसमें अभी रिसेंट में इसकी जो 14 समिट हुई वह चाइना के बीजिंग में हुई। चाइना ने इसको होस्ट किया। तो ये था हमारा 14 सेशन। इसी तरीके के सेशन हम आपके बीच में लाते रहेंगे। प्लीज़ स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब द अनलॉक जीएस एकेडमी। थैंक यू।